यो मिनासान, वेलकम बैक टू इंडो सेंपाई चैनल, जहाँ एनिमे सिर्फ देखी नहीं जाती, डाइसेक्ट की जाती है। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, बट सुपर इम्पोर्टेंट। कभी सोचा है कि एनिमे में इतना फैन सर्विस क्यों होता है? वही रैंडम बीच एपिसोड, अनएक्सपेक्टेड पैंटी शॉट, या हीरो का गलती से पकड़ लेना, और हाँ, वो मैंडेटरी हॉट स्प्रिंग जो पता नहीं क्यों हर सीजन में गुस्सा होता है। इट्स एवरीवेयर। पर भाई लोग, ये सब सिर्फ ठरकी एंटरटेनमेंट है या इसके पीछे कोई सीक्रेट लॉजिक भी छुपा है? तो चलो आज करते हैं फुल ऑन डीप डाइव फैन सर्विस के ओरिजिन, उसका कल्चर, साइकोलॉजी और पैसा कमाने के जुगाड़ सब एक्सपोज करेंगे इंडो सेंपाई स्टाइल में। रेडी? लेट्स गो। फैन सर्विस का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसका ओरिजिन जाता है 1970s तक, जब एनिमे और मंगा इंडस्ट्री ज्यादा मैच्योर होने लगी। एक फेमस एग्जांपल है गाइनेक्स बोन्स करके। ये नाम पड़ा गाइनेक्स स्टूडियोज के गनबस्टर का एनिमे के बाद, जो 1988 में रिलीज हुआ था। उसमें क्या सीन था? हीरोइन की बेस्ट मोमेंट को इतना ओवर एग्जैजरेट कर दिया, वो भी बिना किसी स्टोरी या लॉजिक के, सिर्फ ताकि ऑडियंस बोले नाइस। तब से लेकर आज तक फैन सर्विस का एक अलग ही ट्रेडमार्क बन गया है। स्पेशली शोनन और एच्ची एनिमे में तो ये मस्ट है भाई। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, क्रिएटर्स को समझ आया भाई थोड़ा मसाला तो जरूरी है, वरना पब्लिक बोर हो जाएगी। ये एक मार्केटिंग टूल था और कहीं ना कहीं आज भी है। हमें ये भी समझना होगा कि फैन सर्विस का कॉन्टेक्स्ट जापानीज मीडिया कल्चर में अलग है। जापान में मेल गेज के साथ साथ पब्लिशिंग प्रेशर काफी ज्यादा होता है। मैगजीन्स जैसे शोनन जंप, डेंगी के बुंको या वीकली शोनन चैंपियन पब्लिशर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कंटेंट कमर्शियल हो और सेक्स अपील सेल्स। प्लस मांगा और एनिमे क्रिएटर्स, स्पेशली फ्रीलांसर्स, फाइनेंशियल इनसिक्योर होते हैं। अगर उनका काम वायरल नहीं गया तो अगला कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल है। फैन सर्विस एक इजी फॉर्मूला है, इट गारंटीज एटलीस्ट एन अटेंशन। और ऊपर से ऐड कर लेते हैं ओटाको कल्चर, जहाँ बंदे रियल लाइफ में ज़्यादा बात नहीं करते, सब फैंटेसी और वाइफू में ही बिजी रहते हैं। तो ऑब्वियस है, थोड़ा फिजिकल अपील और थोड़ी सेक्सुअल टेंशन, चाहे कितने भी फेक हो, ऑडियंस को चिपका के रखती है। ये लॉजिक फ्लॉड हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट वर्क्स। चलो थोड़ा दिमाग के अंदर जाते हैं। फैन सर्विस का काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल एंगल भी होता है। ये सिर्फ हवस का नहीं, टेंशन रिलीफ का भी काम करता है। सोचो सभी लोग, जब एकदम इंटेंस बैटल चल रही होती है और बीच में अचानक से कोई बेरिंग सीन घुसा देते हैं या कोई परवी कॉमेडी मूवमेंट डाल देते हैं, टेंशन सीधा हवा हो जाता है। हम सबको एक इमोशनल ब्रेक मिल जाता है, एक छोटा सा रीसेट मिलता है स्टोरी में। फैन सर्विस कभी कभी सिंबॉलिक वल्नरेबिलिटी को भी दिखाती है, जैसे ब्लश करना हो गया, ऑकवर्ड होना, या अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए एम्बैरेस्ड होना। ये सब रिलेटेबल लगता है फॉर टीनेज व्यूअर्स। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, एडोलेसेंस और ऑकवर्ड अट्रैक्शन का फेज एनिमे का मेजर डेमोग्राफिक ही तो होता है, 13 से 24 साल इन जनरल। सो यस, इट्स चीप समटाइम्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली स्ट्रेटेजिक। फैन सर्विस हर जगह काम नहीं करता, कभी कभी ये एनिमे का इमर्जन को तोड़ भी देता है। लेट्स टेक सम एनिमे एज एग्जाम्पल। किल ला किल में तो कॉस्ट्यूम डिजाइन और न्यूडिटी पूरा प्लॉट का पार्ट है। कैरेक्टर की पावर ही उससे लिंक्ड है, मतलब यहाँ हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के साथ सैटायर भी टाइट है, सो काम करता है। हाई स्कूल डीएक्सटी प्योर एची है, बट स्टोरी में बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस है। ऑडियंस नोज व्हाट दे साइंड अप फॉर। मोनोगातारी सीरीज, यहाँ फैन सर्विस को बस चीप थ्रिल्स के लिए नहीं डाला है, ये एक्चुअली कैरेक्टर के दिमाग के अंदर घुसने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ फैन सर्विस सेंस बनाता है। फायर फोर्स, तमाकी का अचानक से अनरेस्ट हो जाना इज एक्सेसिव एंड इंटरप्ट्स एक्शन सीक्वेंस। नाउ आई नो इट्स रिकरिंग गैग, पर कितना रिकरिंग भाई। फेरी टेल, इनकंसिस्टेंट टोन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेरी टेल डज नॉट हैव सम गुड फैन सर्विस मोमेंट्स, बट एक पॉइंट के बाद इट जस्ट फील्स फोर्स्ड। सीरियस फाइट के बीच में अननेसेसरी लगता है, बट आई नो इस पे सबके मिक्स्ड ओपिनियंस होने वाले हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल वर्सेस जापानीज ऑडियंस रिएक्शन की। वेस्टर्न फैंस स्पेशली 2020 के बाद से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। जब भी विजुअल सेक्सुअल कंटेंट की बात आती है, अगर कैरेक्टर्स माइनर्स हों तो बस फिर डिस्कशन और आउटरीच डबल हो जाता है।
एज रिप्रेजेंटेशन, कंसेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन पे बहुत बवाल होता है, लेकिन जापान में फिक्शन और रियलिटी के बीच ज़्यादा क्लियर लाइन होती है। वहाँ के लिए एनिमे इज़ अ फैंटेसी। दैट्स व्हाई यू सी वियर्ड शिट लाइक दिस। यही रीज़न है कि जहाँ यूएस और यूरोप में फैन सर्विस कभी कभी प्रोटेस्ट या बॉयकॉट का रीज़न बन जाता है, जापान में वो नॉर्मल जॉनरा कन्वेंशन है। और अब क्योंकि ग्लोबल एनिमे मार्केट रोज बढ़ते जा रहा है, तो स्टूडियोज को भी समझ आ गया है कि अब बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक तरफ कल्चरल एक्सेप्टेंस का सीन है और दूसरी तरफ अपनी क्रिएटिव फ्रीडम भी बचानी है। तो भाई लोग, अब सवाल ये है, क्या फैन सर्विस कभी खत्म होगा? शॉर्ट आंसर नो, लॉन्ग आंसर नॉट अनलेस इंडस्ट्री मॉडल चेंज हो जाए। जब तक फिजिकल अपील सेल्स, टीनेज ऑडियंस रिमेन कोर डेमोग्राफी, स्टूडियोज रिवार्ड सेफ मार्केटिंग टूल्स, तब तक फैन सर्विस रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑडियंस भी पहले से ज़्यादा समझदार होगी और जो क्रिएटर्स थोड़े विजनरी हैं, वो फैन सर्विस को भी स्मार्टर और मीनिंगफुल बना रहे हैं। तो अगली बार जब तुम किसी एनिमे में बीच एपिसोड देख लो, तो सोचना ये सिर्फ आई कैंडी था या कैरेक्टर का इमोशनल लेयर भी। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम इंडो सेनपाई के ट्रू इंटेलेक्चुअल फैन हो। कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे लिए फैन सर्विस क्रिंज होता है या कभी कभी मज़ेदार? या क्या तुमने कभी ऐसे एनिमे देखा है जहाँ फैन सर्विस का एक्चुअल स्टोरी पे इम्पैक्ट था? वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इंडो सेनपाई ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग एनिमे बातें लेके आता रहेगा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में, तब तक के लिए सायोनारा।